जय हिंद बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। माई सेल्फ योर केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आप सभी लोग देख रहे हैं L1 कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे L1 एस्पायर ऐप आप लोग यूज कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 25 थर्मोडायनेमिक्स, एंड आई होप टुडे वी विल कंक्लूड द चैप्टर। सो इन टुडेज कंटेंट वी हैव आज के लेक्चर में हमारे पास है गिब्स एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये चेंज इन गिब्स एनर्जी कैसे रिएक्शन के दौरान अपनी मैग्नीट्यूड को वेरी करता है। वी विल सी द प्रोग्रेस ऑफ गिब्स एनर्जी एंड द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, वी कंपेयर देम, राइट। जय हिंद, गुड इवनिंग निखिल, सौरभ, रुद्र, अभिषेक, दीक्षा, एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद बच्चों। एंड फिर हम देखेंगे बच्चों कि ये गिब्स चेंज इन गिब्स एनर्जी, how this is equal to work done, maximum work done in reversible process, and that is non-PV work done. Okay, means the work done which is not involved in expansion or compression, non-PV work done. And finally we will see how delta G and equilibrium are correlated, how we can have the extract information about the equilibrium from the value of delta G, right. चलिए मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल खुशआमदीद करता हूं आज के लेक्चर के लिए। और आज हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह कंप्लीट करने वाले हैं। खूब सारे क्वेश्चंस देखेंगे, क्विज करेंगे, मज़ा आएगा। चलिए तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा जी, गिब्स एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। गिब्स एनर्जी को ही हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। यस, बिकॉज that amount of energy is freely available to any system for doing some useful work, non-PV useful work. So Gibbs energy means Gibbs free energy versus progress of reaction. यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, मैं पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। कोई रिएक्शन हो रहा है बच्चों, मान लो सपोज यहाँ पे XA एंड प्लस YB इज इन इक्विलिब्रियम विद ZC है, सपोज दिस इज ए रिएक्शन। तो कहते हैं रिएक्शन अपनी गिब्स एनर्जी को घटाता है, मतलब वी नो द नेचर ऑफ स्पॉन्टेनिटी, वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर। हमने देखा बच्चों कि भैया कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कब तक, जब तक उसके डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। ओके, तो रिएक्शन अपना डेल्टा जी, मतलब ये डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब वो हर स्टेप में अपने गिब्स एनर्जी को कम कर रहा है। यस, तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कब आएगा, जब अपनी एनर्जी को घटा रहा है, कम कर रहा है, तो तभी वो स्पॉन्टेनियस होगा। दिस इज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस ऑफ अ सिस्टम। खूबसूरत बात ये है बच्चों कि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्राइटेरिया है फॉर स्पॉन्टेनिटी। नाउ लेट्स सी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इसका मतलब कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी है जब वो जो भी स्टेप चल रहा है उसमें उसकी गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज कर रही है। अब ध्यान समझो आप, ये A और B रिएक्ट करके C बनाए, ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। इट्स पॉसिबल ओनली इफ A और B के मिलने जो C बन रहा है उसकी गिब्स एनर्जी कम है। ये रिएक्शन अल्टीमेटली आगे बढ़ता जाएगा, आगे तभी बढ़ेगा, मतलब खुद से, मतलब स्पॉन्टेनियस है जब उससे गिब्स एनर्जी घट रही है। ओके, तो जब उसके गिब्स एनर्जी की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी तो इन दैट केस नाइदर A और B मिलके C बनाएंगे, न ही C डिकम्पोज के A और B बनाएगा। तो मैं आपको अभी तक में ये समझा दिया कि कोई भी रिएक्शन अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो वो उसका गिब्स एनर्जी घट रहा है। रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिएक्शन इरिवर्सिबल है। ये तभी संभव है जब उसकी गिब्स एनर्जी डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज करते जब मिनिमम बेंच मार्क को टच कर लेगा, उससे कम गिब्स एनर्जी नहीं हो सकती है। इन दैट केस तब हम लोग ये बोल देंगे कि वो रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम में आ गया। इक्विलिब्रियम मतलब, अच्छा मैं इक्विलिब्रियम बात करता हूँ। कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो थर्मोडायनेमिक्स में इसका मतलब क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब ये है बच्चों कि उसका प्रेशर, टेम्परेचर, डिफरेंट जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों क्या हो, सेम हो।
इफ टू सिस्टम्स आर इन इक्विलिब्रियम, तो उन दोनों का प्रेशर, उन दोनों का टेम्परेचर, उन दोनों ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी उन दोनों को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हैं। मैंने बहुत शुरू में डिस्कस किया था, बट जब केमिस्ट्री में अच्छा ये रिवर्सिबिलिटी कंडीशन है। जब हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स से कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल बोलने का मतलब ये हुआ कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों, या जो भी प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस कराने वाला जो फैक्टर है वो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है। जब प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर इज इन्फिनिटेसिमली छोटे से अमाउंट में ज़्यादा है जो उस प्रोसेस को कैरिड आउट कर रहा है। मतलब हम अगर थोड़ा सा एफर्ट को पलट दें, डायरेक्शन पलट दें, जो अभी फॉरवर्ड हो रहा था वो बैकवर्ड होना शुरू हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी मीन बाय रिवर्सिबल इन थर्मोडायनेमिक्स कॉन्टेक्स्ट। बट इफ वी हैव द सेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक्स का सिर्फ यही मतलब है कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो सकता है। अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है, इसको बोलेंगे रिवर्सिबल है। उसमें वो मतलब नहीं है कि हमेशा जो ड्राइविंग फोर्स है वो थोड़ा से ज़्यादा है, मतलब बैक हो सकता है। थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल का मतलब है डेड स्लो प्रोसेस, बट केमिकल रिएक्शंस में उसका ये मतलब नहीं है। तो मतलब बताना चाहता हूँ कि रिवर्सिबल शब्द का मतलब थर्मोडायनेमिक्स में अलग और केमिकल रिएक्शन में अलग। थर्मोडायनेमिक्स में फिर रिपीट मारता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल शब्द का मतलब ये हुआ कि जो ड्राइविंग फोर्स है, जो ड्राइविंग प्रेशर है, वो सिस्टम का थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर उसके डायरेक्शन को बदल दें तो जो रिएक्शन जिस डायरेक्शन में हो रहा था फिर वो रिवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा थोड़ा सा। इसलिए बहुत डेड स्लो होता है और इसलिए वो हर क्षण हर मोमेंट पे इक्विलिब्रियम में रहता है। तो अगर हम रिवर्सिबल बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, इसका मतलब प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम एट ऑल इंस्टेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द टाइम। बट अगर हम केमिकल रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ सिंपल मतलब है कि जो रिएक्शन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में हो सके, संभव हो सके, विद रेट की बात नहीं कर रहे हम, उस इक्विलिब्रियम यहाँ फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। ओके, मेरी बात समझ गए बच्चों आप लोग? तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब वो इरिवर्सिबल होगा, जब वो मूव कर रहा है, और ये तभी होगा जब उससे गिब्स एनर्जी घट रही है। तो गिब्स एनर्जी घट रही, एक निश्चित क्षण के बाद उसका गिब्स एनर्जी घटना बंद हो गया, क्योंकि अपने गिब्स एनर्जी के मिनिमम वैल्यू पे आ गया। वहाँ हम बोलेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। थैंक यू बच्चों, आप लोग मुझे लगता है मेरी बात समझ रहे हो। देखो ये देखो, अगर मैं यहाँ गिब्स एनर्जी की बात करता हूँ, ये मेंशन करता हूँ, और इधर बच्चों प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, क्या लिखता हूँ यहाँ पे? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो देखो इधर रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है, वो ध्यान समझना है आप। जैसे हम रिएक्शन बढ़ाएंगे बच्चों, गिब्स एनर्जी सी घटेगी, एक टाइम आएगा जब गिब्स एनर्जी की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम हो जाएगी मतलब रिएक्शन वहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ गया। ओके, यहाँ पे गिब्स एनर्जी की जहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, यहाँ देखो आप, ये देखो यहाँ पे ये देखो, ये रिएक्टेंट है हमारा, रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी, और ये प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी है। हम रिएक्शन यहाँ शुरू किए, रिएक्शन इसी रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी घटी, ये डिक्रीज करिए। यहाँ पे यू पॉइंट पे बच्चों हम लोग देख रहे हैं, यू पॉइंट पर देख रहे हैं हम लोग कि गिब्स एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम हो गई। यहाँ पे गिब्स एनर्जी की वैल्यू मिनिमम हो गई। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूं, वो ध्यान समझो, अगर मैं रिएक्शन लिखूं, रिएक्टेंट इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट, मैं आपको फिर बोलूँगा कि थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि रिएक्शन आर और पी एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो इनको ड्राइविंग फोर्स जो कराने वाला है वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके डायरेक्शन को पलट देंगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। एंड वी हैव डिस्कस्ड मच अबाउट दिस, मैंने पहले बात किया हुआ है इसके ऊपर। लेकिन केमिकल रिएक्शन में जब बात करते हैं रिवर्सिबिलिटी का, तो वो मतलब नहीं है, मतलब आर से पी बनना है, पी से आर बनना है, इट्स रिवर्सिबल। हाँ, अब ये केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है
जब जितनी देर में R से P जितना बन जाए उतने ही टाइम में, सपोज करो 1 सेकेंड में या 1 मिनट में अगर R से P 2 मोल टूटता है तो P से R 2 मोल बन जाए, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम R और P के कंसंट्रेशन में कोई चेंज ना हो, वी विल से कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। ये केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम है। ओके, समझ गए आप मेरी बात को, मुझे उम्मीद है। बच्चों ध्यान सुनो आप लोग। अब क्या हो रहा है कि इस रिएक्शन का G की वैल्यू घट रही, यहाँ पर आके G की मिनिमम वैल्यू हो गई, तो क्या रिएक्शन और आगे बढ़ सकता है? नहीं। क्या P से R इधर आ सकता है? नहीं। क्यों? मतलब स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, वो वहाँ पे दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, वहाँ पे इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इस सिचुएशन पे यहाँ पर देखो, इधर क्या है? प्रोडक्ट, यहाँ कौन रिएक्ट? यहाँ पर इस कंडीशन पे गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। वाह, गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर तुम कहेंगे बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा जी कितना होगा? यू विल से 0 होगा। जब डेल्टा जी रिएक्शन 0 हुआ तुम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया। मैं पहला जो समझाने की आपको कोशिश कर रहा था वो एक तरीका था स्पॉन्टेनिटी को लेकर इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का, कि रिएक्टेंट का जी घट रहा है तभी तो होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। अब हो रहा है इक्विलिब्रियम पर नो नेट रिएक्शन। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? जब समय के साथ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में कोई बदलाव ना हो। एट इक्विलिब्रियम नो नेट रिएक्शन। ओ माय गॉड, ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एट इक्विलिब्रियम नो नेट रिएक्शन, मतलब रिएक्शन जितना फॉरवर्ड गया उतना ही बैकवर्ड आएगा, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पर है। क्लियर? तो ऐसा कब होगा? जब रिएक्शन ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि न तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना न प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना, मतलब उसे गिब्स एनर्जी की वैल्यू मिनिमम अटेन हो चुकी है, उससे घट ही नहीं रही है, तो अब आगे नहीं बढ़ सकता रिएक्शन। ठीक है, मतलब गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, घटाया और इक्विलिब्रियम पे आ गया। बट जब ऐसी सिचुएशन हुई तो हम देख रहे हैं बच्चों कि ये रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर गया है। यही जब हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं केमिस्ट्री में, तो कहते हैं बताओ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हम लोग, है ना, ये हम लोग निकालते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डिवाइड करते हैं। यहाँ देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना बच्चों? 1। यहाँ कितना है? 1। ये मैंने यूज कर लिया। बहुत ध्यान समझो आप। ये जब इक्विलिब्रियम में आया तो रिएक्टेंट जो है ज़्यादा शिफ्ट हो गया प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। अगर ये दोनों इक्वल होते तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती। अगर ये रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा होता तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 होती। अगर रिएक्टेंट की तरफ ज़्यादा होता तो लेस देन 1, प्रोडक्ट ज़्यादा तो ग्रेटर देन 1, और बीच में तो इक्वल्स टू 1। समझ आया बच्चों? आर यू गेटिंग? ये दो समीराज कह रहे हैं कि सर क्या ये दोनों रिवर्सिबल, दो अलग अलग बात करने के तौर तरीके हैं। जैसे किसी व्यक्ति से, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछो कि आप कैसे हो, कहते हैं समाचार कैसा है आपका, मतलब सम आचार, मतलब आपका अगर बुद्धि विचार सब समभाव में है तो यू आर फिट एंड फाइन। किसी व्यापारी से पूछो आपका समाचार कैसा है, कह रहे बहुत नुकसान हुआ, उसका समाचार उसके नुकसान में है, आचार विचार में नहीं है। तो यू नो एवरी टाइम इट्स ऑल अबाउट द रेफरेंसेस ऑन विच वी आर डिस्कसिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबिलिटी का अलग सेंस है। थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबिलिटी जब भी बोलेंगे रिवर्सिबल है मतलब प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम मतलब, अब केमिस्ट्री में जब केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहाँ मतलब ये होता है कि समय के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जितना रिएक्टेंट टूट रहा है उतने ही टाइम में उतना बन भी जा रहा है। दैट्स अ इक्विलिब्रियम। ओके, बात समझ आई क्या? तो चलो बच्चों, मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ। ये ग्राफ शायद आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इस ग्राफ में ये बताया कि
जब तक गिब्स एनर्जी की वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू घट रही है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पर आकर के इस पोजीशन पर उसे गिब्स एनर्जी की वैल्यू मिनिमम हो गई। मिनिमम मतलब जितना रिएक्टेंट का होगा उतना प्रोडक्ट का होगा, अब वो घट नहीं सकता है, तो ये हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। फिर से स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, समझ गए। यहाँ पर डेल्टा जी नेट रिएक्शन क्या आएगा बच्चों? 0। कोई पूछे आपसे डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 0, कोई आपसे पूछे कि बताओ इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, बोलो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी रिएक्शन 0 हो जाएगा। क्यों? कि ये कहीं इक्विलिब्रियम तभी होगा जब गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू गिब्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब कहीं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के विषय में क्या ख्याल है आपका? हमें रिएक्शन अगर प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया तो ग्रेटर देन 1, इधर हो गया तो लेस देन 1, दोनों इक्वल तो 1 हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके ऊपर। आगे मैं और मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लाके हम लोग आगे पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे डेल्टा जी के माध्यम से। चलो बच्चों कम ऑन, क्वेश्चन ट्राई करो। आपके स्क्रीन पे सवाल आ गया, दिस इज वन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ गिब्स एनर्जी विद रिएक्शन प्रोग्रेस, करेक्ट रिलेशन एट पॉइंट यू आर। यू पॉइंट पर आपको करेक्ट रिलेशन बताना है। ठीक है बच्चों, ये एक ग्राफ दिया हुआ है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू का वेरिएशन रिएक्शन प्रोग्रेस दिखाया गया है। ठीक है, चलिए टाइम लीजिए आप 45 सेकेंड्स का। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू पॉइंट पे बताना है आपको क्यू और के इक्विलिब्रियम में। क्यू मतलब रिएक्शन कोशिएंट। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा लेक्चर तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। कम ऑन, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सही, करेक्ट रिलेशंस पूछा है मैंने। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्या बात है। बहुत अच्छे अभिषेक, लास्ट 5 सेकेंड्स। रवि रंजन बहुत अच्छे, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, क्या बात है, लाजवाब, बहुत शानदार, ग्रेट, वंडरफुल, अमेजिंग। तो आप लोगों को पता होगा कि एट इक्विलिब्रियम पर हमेशा Q की वैल्यू के इक्विलिब्रियम पे बराबर होती है ना। इसके विषय में डिटेल्ड मैंने इक्विलिब्रियम के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। राइट, तो इक्विलिब्रियम पर हमेशा रिएक्शन कोशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगी। ओके, और हमने ये भी सीख लिया बच्चों कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 0 होगा, है ना, ये हमने सीख लिया। नाउ कम हियर, इक्विलिब्रियम पर बी बिल्कुल करेक्ट है, मेरे सारे बच्चों ने सही किया। यहाँ हम क्या देखते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा है, प्रोडक्ट दूर चला गया, नहीं बच्चों, हाँ प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा है, इसलिए इसे रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या है बच्चों, बी और डी, आंसर इज बी एंड डी। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने सही किया ऑलमोस्ट, है ना। एट क्यू क्या है ना, क्यू टेम्परेचर है, थर्मा टेम्परेचर, क्यू रिएक्शन का। तो हम रिएक्शन के क्यू की वैल्यू, क्यू मतलब रिएक्शन कोशिएंट, डिटेल्ड में आप केमिकल इक्विलिब्रियम लेक्चर में देख लीजिएगा कि वैल्यू हम कभी भी निकाल सकते हैं, एनी टाइम। जब इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होती है तो कहते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। आपका टेम्परेचर लिया और ये 98.6 फ़ारेनहाइट आ गया तो कहेंगे आपको बुखार नहीं है, यू आर ओके, यू आर एट इक्विलिब्रियम। ज़्यादा है तो फीवर है, कम है तो लो टेम्परेचर। यस, नेक्स्ट बच्चों, ये क्या पूछा आयुष ने, सर यू पॉइंट में कैसे कहा सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, क्या कैसे कह सकते हैं यू पॉइंट। यू बेटा यहाँ दिया हुआ है आपको ग्राफ में, और ये इक्विलिब्रियम कैसे कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे डेल्टा जी 0 होगा, वहाँ पे दोनों का, यहाँ पे डेल्टा जी 0 होगा, वहाँ पे दोनों का जी की वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब अगला सवाल ट्राई करो आप लोग, ऐसा ही क्वेश्चन है, सब लोग फोड़ने वाले हो। कम ऑन, ये आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कम ऑन सी, करेक्ट रिलेशंस एट पॉइंट यू आर। टाइम अलॉटेड इज 45 सेकेंड्स, 45 सेकेंड लो, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
आपको बताना है करेक्ट रिलेशंस में कौन कौन से हैं बच्चों। कम ऑन जल्दी जल्दी सबके आंसर्स आने चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों। थ्री टू वन एंड टाइम ओवर, बहुत बढ़िया, शानदार रिस्पॉन्स किया आप लोगों ने, ग्रेट। तो आप देखो बच्चों, इसमें देखा जाए तो इक्विलिब्रियम पर है तो बी तो करेक्ट होगा, और ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी, यस नो। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बिकॉज बोथ आर इक्वल, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल हियर। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, आप बताना आपको, इन द प्रोसेस ऑफ आइस मेल्टिंग एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने जो पढ़ा है उसका यूज करना है। हमने कल कहा था कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आज ट्राई करेंगे पीछे से भी ले करके, ताकि हम लोग थर्मो पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड फिल कर सकें, राइट। ठीक है, सो इन द प्रोसेस ऑफ आइस मेल्टिंग एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड, इन तीनों में से कौन सा सही होगा, बताओ भाई। टाइम 45 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। गुड, मुस्कान, आयुष, कनिष्कर, ये तुम लोग बहुत ज़बरदस्त कर रहे हो भाई, सवाल देने के पहले आंसर फेंक दे रहे हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कई बार मैं सोचता हूँ तुम लोग को ये क्वेश्चन में सब आउट तो नहीं हो गया, इतना जल्दी आंसर करते हो, बहुत बढ़िया। तो हम लोग तैयारी देखो अच्छी चल रही है, थर्मो हम लोग का अच्छा कवर हो गया, तो क्वेश्चन ही बताते हैं कि हम लोग कितना अच्छा सीख पाए हैं, बहुत बढ़िया, कम ऑन। टाइम ओवर, बहुत अच्छे, आप सभी लोगों ने सही ट्राई किया है। ये अशरफ ने सी बोला है। देखो भैया, ये आइस, वाटर और आइस, ये जो है मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है ना, आइस मेल्ट करेगा तो लिक्विड वाटर बन जाएगा, वाटर लिक्विड, है ना। ये दोनों इक्विलिब्रियम पर है। हमको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस और वाटर को एग्जिस्ट करते हैं, ये सबको पता है। 0 से कम टेम्परेचर होगा तो आइस के लिक्विड वाटर बनने की टेंडेंसी जितनी होगी, उससे ज़्यादा इससे ये बनने की टेंडेंसी होगी। मतलब एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड दिस प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। मतलब -15 सेंटीग्रेड पे डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। बोले यस नो, आंसर इज शुड बी बी। ये कुछ बच्चों ने सी बोला, अशरफ बी और सी, पता नहीं कहाँ सब कुछ बोल रहा है भाई। वो ये डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। क्या अशरफ, क्या कर रहे हो? तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखो, कश्मीर उश्मीर में टेम्परेचर जो है -10 पहुंच गया है। तो क्या अशरफ के अनुसार वहाँ पानी भी एग्जिस्ट करना चाहिए? ऐसा तो नहीं है, डल झील जो है पूरा बर्फ बन चुका है। मतलब रिएक्शन कहाँ जा रहा है? पानी से बर्फ बनने की तरफ। स्पॉन्टेनिटी देखो, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, बहुत ही आसान सवाल कह रहा है, इन रिएक्शन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर मोर देन 0, अगर दोनों पॉजिटिव हों, बोथ आर मोर देन 0, माय गॉड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वुड द रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस, इनमें से कौन से केस में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? ये सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं बच्चों। कह रहा इन रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें डेल्टा एच डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव, तो कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? कम ऑन, टाइम 45 सेकेंड, टेक 45 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ले फिर आंसर दे दिए सब बहुत जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव, the reaction would be spontaneous in which case A, B और C। शिवम कुमार कह रहे हैं ए, बाकी सब बच्चे बी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है। टेक, सब लोग आंसर फेंको भाई जल्दी जल्दी, कम ऑन एवरीवन। आयुष, मुस्कान, निखिल, रवि रंजन,
लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1 एंड टाइम ओवर। बहुत अच्छा कोशिश किया आप लोगों ने, शानदार, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करो। ये तो हम सबको पता है यार कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वी हैव प्रूव्ड इट इन न्यूमरस वेज, नहीं? और अगर प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 0। सो डेल्टा एच, देखो ये दोनों ही पॉजिटिव है। कौन कौन? सी बच्चों, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। ये तो पॉजिटिव ही करेगा, तो ये माइनस लग गया तो ये पूरा निगेटिव करेगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात किया जाए तो टी डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। अगर ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मतलब कुल मिला के नेगेटिव वाला ज़्यादा आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो टी डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो आंसर हमारा क्या होगा बच्चों? बी। और सारे बच्चों ने भी सही किया है। कुछ का हमको लगता है जल्दीबाजी में गलत हो गया होगा, उसको जानकारी जरूर रही होगी, क्योंकि वो थर्मो में आप लोग बड़ा अच्छा सीख गए हो। मतलब लोग थर्मो से डरते हैं, हमारे बच्चे कहते थर्मो के और सवाल आया है ना? चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, इन विच केस इज द रिएक्शन पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से केस में रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल होगा। पॉसिबल मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। ओके, टेक 45 सेकेंड्स। अब अटैक करो भाई, 45 सेकेंड्स, कम ऑन। क्या बात है सचिन, उत्कर्ष, आयुष, बहुत बढ़िया। रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। थिंक अबाउट इट, डू फास्ट, कम ऑन। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1 एंड टाइम ओवर। अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। यस, हाँ यह बात। ये लास्ट वाला ऑप्शन में लिखा है इन वन ऑफ द केसेस, यहाँ होना चाहिए नन ऑफ द केसेस, नन, है ना? ठीक है, चलिए। तो हमको पता है बच्चों, वैसे हम इसको कई तरीके से अप्रोच कर सकते हैं कि डेल्टा जी लेस देन, हमको पता है ना, कोई प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक हो, मतलब डेल्टा एच लेस देन 0 और एंट्रोपी बढ़ रही हो, एंट्रोपी का बढ़ना स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट करता है और एक्सोथर्मिक होना भी सपोर्ट करता है, तो डेल्टा एच शुड बी लेस देन 0। ये हम लोग बिना मैथमेटिक्स का यूज किए कर रहे हैं। तो डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, ये हो गया अकॉर्डिंग टू आवर knowledge about the spontaneity. There are two factors which govern the spontaneity and we just use that one. Now let's see, अगर हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो यहाँ से भी बात समझ आएगी। ये डेल्टा जी क्या होना चाहिए बच्चों? लेस देन 0। ये कब होगा गाँव वालों? गाँव वालों ये कब होगा? जब ये निगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए। टेम्परेचर आप कुछ भी रख लो, इट विल बी लेस देन 0, इट विल बी पॉसिबल एट एनी केस, एट एनी टेम्परेचर। यस, ग्रेट, बहुत अच्छे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैक करो, फटाफट प्रैक्टिस करना भाई। इन विच केस इज अ रिएक्शन इम्पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। अब ये कौन सा रिएक्शन है? अब मैं इसको देने वाला हूँ 30 सेकेंड्स, कम ऑन, 30 सेकेंड में बताना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। रिएक्शन इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं होगा कभी भी। जल्दी जल्दी, गुड उत्कर्ष, आयुष, मुस्कान, वाह बहुत अच्छे, सबका आंसर आने चाहिए यार। अटैक करो। अब आप लोगों ने कहा था सर खूब प्रैक्टिस कराइए, लो प्रैक्टिस करो। गुड अशरफ, टाइम इज ओवर नाउ, है ना? भारत, निखिल, रवि रंजन, दर्शन, सचिन, बहुत अच्छे। अब उसका उल्टा है, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है और एंट्रोपी घट रही है, मतलब वी शुड से डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंडोथर्मिक और डेल्टा एस की वैल्यू लेस देन 0। इधर वी कैन यूज मैथमेटिकल रिलेशन और वी कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड
तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस इज लेस देन जीरो। आंसर इज बी। या तो हम डायरेक्ट समझ जाएं इसको या ऐसे कर ले। अभिषेक देखो, अभिषेक को गलती कर रहा है, ये दोनों को निगेटिव कर दिया। तो जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा बेटा अभिषेक, है ना। चलो भाई, आपके स्क्रीन पर ये सवाल है, आपकी बार फोड़ो सब लोग। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस एट कांस्टेंट प्रेशर इज। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस एट कांस्टेंट प्रेशर इज। तो इसका आपको मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू बतानी है अगर इक्विलिब्रियम पर है तो। आपको टाइम मिलता है 45 सेकंड्स का। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको वाटर का मोलर हीट कैपेसिटी बताना है अगर वो आइस के साथ इक्विलिब्रियम में है तो। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बताना है अगर वो आइस के साथ इक्विलिब्रियम में है तो। कम ऑन, जल्दी जल्दी। जल्दी बच्चों, कम ऑन, सबके आंसर्स आने चाहिए। सोच समझ के आंसर करना भाई। थ्री, टू, वन एंड टाइम ओवर। बहुत अच्छे, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर किया है। क्या बात है यार, शानदार, जबरदस्त। देखो, वाटर मतलब सॉलिड और वाटर लिक्विड। सॉलिड मतलब आइस और लिक्विड मतलब तो लिक्विड वाटर। ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नॉर्मल प्रेशर 1 atm पे वो टेम्परेचर कितना बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर मे वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रेशर बट एट द नॉर्मल 1 atm प्रेशर द टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड देयरफॉर हमारा हमको पता है Cp इज इक्वल टू क्या बच्चों, या C इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर Cp हो जाएगा dq बच्चों। याद है आपको हम क्या पढ़ते हैं, n, देखो यार थोड़ा पीछे जाता हूँ मैं, अब थोड़ा मजा आना चाहिए ना। NCp dt इज इक्वल टू dq, याद है आपको। तो मतलब कह रहा है कि हमने, अरे यार, NCp इज इक्वल टू dq, तो कह रहा है कि मतलब हमने जो इसको हीट दिया है उस हीट से उसमें कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यही तो खतरनाक बात है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में वो हीट को यूज करके फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, उसमें टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है। तो dt की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 0। तो Cp इज इक्वल टू dq बाई नंबर ऑफ मोलर है तो ये 1 हो जाएगा इंटू 0, डिस्टेंस टू इनफाइनाइट। ये 0 जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और इक्विलिब्रियम में होता है, टेम्परेचर चेंज क्या होता है बच्चों, 0। ये C की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। आपने सबने सही किया, वाह वंडरफुल। नाउ अब लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर किसको बोलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। अगर बच्चों कोई रिएक्शन हम देखें, डेल्टा G दिस इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम डेल्टा G ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल टू 0। ओके, ये कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व किया जाए अगर तो डेल्टा H इज इक्वल टू T डेल्टा S हो जाएगा एंड फ्रॉम हियर T इज इक्वल टू डेल्टा H बाई डेल्टा S। तो अगर कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं वो इससे हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हाई टेम्परेचर रिएक्शन। तो ये हम लोग लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर वर्ड यूज करते हैं कई बार रिएक्शंस में। तो अगर उसका टेम्परेचर इस टेम्परेचर से ज़्यादा हुआ, द रिएक्शन इज सेड टू बी कैरिड आउट एट द हाई टेम्परेचर, और इसे कम पे हुआ बोलेंगे लो टेम्परेचर, राइट। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S if reaction is at equilibrium, so delta G of the reaction will be 0 and from here we will calculate the T. It is also, you can also say, आप ऐसा कह सकते हो this is T equilibrium, ये इक्विलिब्रियम के लिए इतना टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर टेम्परेचर किसी का इससे कम है तो लो टेम्परेचर और ज़्यादा है तो हाई टेम्परेचर। सो हमसे पूछा सकता है कोई टेम्परेचर दे करके
मतलब हमें सवाल में डेल्टा एच की वैल्यू देगा, डेल्टा एस की वैल्यू देगा और टेम्परेचर देगा। तो बताओ दैट टेम्परेचर इज लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। तो हमें पता तो हो कि मतलब क्या है इसका। हम लोग इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर निकाल लेंगे और कर लेंगे। यस, चलिए बच्चों, ये वही सेम लिखा हुआ है। टेम्परेचर अगर रिएक्शन का टी इक्विलिब्रियम से कम है इट्स लो टेम्परेचर, और अगर ज़्यादा है तो मुस्कान सिंह कह रही हैं कि एक बार और देखो बेटा, किसी भी रिएक्शन के डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, और इक्विलिब्रियम पर हमने अभी अभी देखा डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। जीरो कर दो, वहां से टी इक्विलिब्रियम निकल जाएगा। दिस टेम्परेचर फॉर रिएक्शन टू बी एट इक्विलिब्रियम। सपोज वी आर कैरिंग आउट अ रिएक्शन एट टेम्परेचर टी, हम किसी टी पे कर रहे हैं और वो टी टेम्परेचर टी इक्विलिब्रियम से कम है, तो हम कहेंगे दिस टेम्परेचर इज लो टेम्परेचर। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि आप ऐसे समझो कि कोई रिएक्शन है, उसके हम टेम्परेचर को वेरी करके रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर ला सकते हैं। अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड ना करता हो, फिक्स हो, तो वो टेम्परेचर चेंज करते करते हम इतना ले आएंगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा। वो टेम्परेचर में इसे ज़्यादा कर देंगे तो वो हाई टेम्परेचर हो जाएगा, और कम करेंगे तो लो टेम्परेचर हो जाएगा। हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर लाने के लिए इन सब टर्म्स का यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटली। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाउ अब मैं आपको बहुत ही शानदार बात डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि कई लोग सुनते तो हैं बट समझते कम है। हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। बुक क्या है बच्चों कि, हाँ मुस्कान जी कह रही है नाउ आई एम अंडरस्टैंड। देखो बेटा मुस्कान, ये लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर वर्ड जो है यूज किया गया है एक्सपेरिमेंट के लिए, कि हम पूछे बताओ ये लो टेम्परेचर है क्या, तो इक्विलिब्रियम वाले टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब हम इक्विलिब्रियम को पकड़ सकते हैं इफ यू नो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। ओके, गुड। तो सी, जो डेल्टा जी होता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डेल्टा जी इज इक्वल टू वर्क डन मैक्सिमम। ये कब होता है बच्चों? रिवर्सिबल अगर हम प्रोसेस कर रहे हो तो। और कौन सा वर्क डन? नॉन पीवी वर्क डन। मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको प्रूफ करूंगा कि व्हाई इट इज नॉन पीवी वर्क डन, व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडिंग ऑल्सो पीवी वर्क डन, मीन्स एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क डन। इट शुड इंक्लूड दैट वन ऑल्सो, बट इट्स नॉट द केस। डेल्टा जी में सिर्फ और सिर्फ वही वर्क डन है, वो इसके रिलेशनशिप में ऐसा आता है। बट ये डेल्टा जी की वैल्यू हम जो रिएक्शन का निकालते हैं बच्चों, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। रिएक्शन कोई जरूरी नहीं है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर चेंज इन गिब्स एनर्जी जो होगा वो मैक्सिमम वर्क डन के बराबर होगा। और कौन सा वर्क डन? नॉन पीवी वर्क डन। क्लियर? तो ये लिखा हुआ है, उसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूं अभी। और नॉन पीवी वर्क डन होता कौन सा है बच्चों? वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, मैग्नेटिक वर्क डन, दीज आर नॉन पीवी वर्क डन। चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, दीज ऑल आर नॉन पीवी वर्क डन। जानते हो, अगर किसी बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं, ध्यान सुनो, क्या बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है? मोबाइल रखो चार्ज हो जाओ, चार्ज हो जाती है क्या? नहीं, उसको हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। हम लोग किसी अगर मोबाइल या कोई बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो हम लोग एक्सटर्नल सोर्स का यूज कर रहे हैं। द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है कि उसकी खुद सिस्टम की एनर्जी, गिब्स एनर्जी बढ़ती रहती है। उसको बाहर से, मैंने कहा था मेरे पास 300 रुपये हैं और 500 हो गए, तो किसी ने मुझे 200 दिया है, इट्स नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर बैटरी को चार्ज कर रहे हैं हम लोग तो उसकी गिब्स एनर्जी बढ़ रही है, द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो उसकी गिब्स एनर्जी घट रही है, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। समझ गए आप? चलिए, तो अब मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ बच्चों कि हाउ डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू दिस वन। चलिए देखते हैं हम लोग, मैं यहाँ प्रूफ करता हूँ। हमको पता है बच्चों कि डी यू इज इक्वल टू, ये हम लोग अच्छे समझते हैं, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना? बहुत ध्यान सुनना इसको। तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू इज टी डी एस, है ना बच्चों? और डी क्यू एट अ कांस्टेंट, हम लोग जानते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर या जो भी उस पर्टिकुलर कंडीशन पे डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। और जो डी डब्ल्यू है
इसमें हम दो वर्क डन लेते हैं, एक पीवी वर्क डन और एक नॉन पीवी वर्क डन। नॉन पीवी वर्क डन को मैंने सेपरेट कर लिया, राइट। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, पीवी वर्क डन क्या होता है, टी डी एस माइनस पी डी वी, दिस इज पीवी वर्क डन। वो हमारा क्या है, नॉन पीवी वर्क डन। तो हमने क्या किया, बेसिकली इस वर्क डन को दो डिफरेंट सेक्शन में कैटेगराइज कर लिया, क्योंकि आपको भी समझ में आने वाला है। ऐसा करेंगे तभी डेल्टा जी या डी जी टर्म वहां पे आएगा, राइट। लेट्स सी नाउ हाउ इट इज। सो इट इज इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू नॉन पीवी वर्क डन। सी बच्चों ध्यान से देखो, हमको पता है, अब इसको इधर ले आओ, ये जाएगा डी यू माइनस टी डी एस प्लस पी डी वी प्लस पी डी वी पी डी वी, ओके, ये हमारा हो गया। और इधर क्या हो बच्चों, दिस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, मतलब पूरी बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डराइव हुई है। देखो जरा, ये डी यू प्लस पी डी वी, अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहे हो तो दिस इज इक्वल टू डी एच, यस नो, बिकॉज वी नो एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। सो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर होगा बच्चों तो ये वी डी पी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया माइनस टी डी एस, माइनस टी डी एस, ओके, समझ में आया बच्चों। दिस इज डी यू प्लस पी डी वी माइनस टी डी एस, दिस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी वर्क डन। मैं एक बार फिर डिराइव करूंगा, एक पहली बार करते हैं तो हम लोग सीखते रहते हैं क्या क्या हो रहा है, नई बातें हैं। दूसरी बार करते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओके। और आपको पता होगा बच्चों, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, सो डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी। तो ये देखो, ध्यान समझो, डी यू प्लस पी डी वी इज इक्वल टू डी एच तभी होगा जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, और डी एच माइनस टी डी एस इज इक्वल टू डी जी तभी होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी हो जाता है। इफ टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट देन टी डी विल बी जीरो। ये डी जी इज इक्वल टू हुआ बच्चों डी डब्ल्यू नॉन पी वी वर्क डन। मजा आया कि नहीं बताओ। कहें सर पीवी वर्क डन कहाँ गया, ये पीवी वर्क डन जो था बच्चों वही इन्वॉल्व होकर डीएच में आया और वही मिलके डीजी बना। तो डीजी इटसेल्फ इनकॉर्पोरेट पीवी वर्क डन एंड देयरफॉर डीजी जब हम लोग लिखते हैं इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन पीवी वर्क डन का ही निकालते हैं। तो बच्चों चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन, कैसा, नॉन पीवी। वाओ, एक बार और देखेंगे हम लोग, एक बार और, ताकि यह मामला बिल्कुल क्लियर रहे। इसमें दो बातें ध्यान देना है। एक तुम लोग डिराइव कर रहे हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू वर्क डन मैक्सिमम नॉन पीवी। दूसरा ये कह रहे हैं कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। चलिए जल्दी करते हैं, लेट्स सी नाउ। ये पहली बात हुई कि क्या बच्चों कि भैया फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिस इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। फिर हमने कहा भाई डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, दुनिया को पता है। डी डब्ल्यू इसको दो भागों में डिवाइड कर दो और पी वी वर्क डन प्लस वर्क डन विच इज नॉन पी वी। क्यों बच्चों, मजा आ रहा नहीं आ रहा है? बिंदास एंजॉय करो और सीखो। उत्कर्ष देखो डेल्टा एच कैसे आया वो ध्यान से तो, है ना। आप सभी लोग रिस्पॉन्स करना, आपको समझ में आया और मजा आया कि नहीं, बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं चाहता हूँ आपको याद हो जाए। यहाँ क्लियर है ना स्टेप 2। नाउ हम सबको पता है बच्चों कि दिस इज टी डी एस एंड वर्क डन पी वी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी होता है, ये सबको पता है ना। वी हैव यूज मेनी टाइम्स एंड दिस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी, नॉन पी वी। बोलो ये क्या हुआ हमारा डी यू के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये डी यू
प्लस पी डी वी, इसको उधर ले जाओ, क्या हुआ, डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है चलेगा, इधर ले आए, माइनस टी डी एस, चलेगा, दिस इज इक्वल टू डी डब्ल्यू नॉन पी वी। मैंने कहा ना जब पहली बार हम लोग सीखते हैं तो डर डर के सीखते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, जब दूसरी बार सीखते हैं कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखो अभी आ गया, वेरी क्लियर सर, वाओ मजा नहीं आना चाहिए यार, यस सी नाउ ये वैल्यू जो है डी एच के बराबर होगी, लेकिन तभी होगी जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, क्योंकि H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है यार, 100 बार पढ़ा हमने, तो इसमें वी डी पी टर्म भी आएगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो वो कैंसिल हो गया, एंड माइनस टी डी एस, और ये जो टर्म है बच्चों ये डी जी के बराबर होगा, कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो यहाँ से यहाँ जब प्रेशर कांस्टेंट और यहाँ से यहाँ जो टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब दिस डेरिवेशन विल होल्ड्स गुड ओनली एंड ओनली इफ बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। और ये किसके बराबर है बच्चों, डी डब्ल्यू नॉन पी वी। मजा आया, आप बताओ, गुड। तो कुल मिला के हमने सीख लिया कि भैया उसको इंटीग्रेट करो तो डी जी से डेल्टा जी हो जाएगा, अगर इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो डी जी से क्या हो जाएगा, डेल्टा जी, तो डेल्टा जी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी इक्वल टू वर्क डन मैक्सिमम, और कौन सा वर्क डन, नॉन पीवी वर्क डन, ओके। ये देखो क्या बात है, मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वही डेरिवेशन है जो मैंने किया है बच्चों, गुड, थैंक यू शिवम, दर्शन, उत्कर्ष, दीक्षा, अशरफ, आयुष, वाओ ग्रेट, आप सभी लोग समझ गए, मजा आया। मैंने यहाँ बताया था कि जब हम लोग काम करते हैं सिस्टम के ऊपर चार्जिंग ऑफ बैटरी सिस्टम पे काम करते हैं तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, बिकॉज एक्सटर्नल एजेंट की एनर्जी यूज करते हैं, तो सिस्टम की गिव्स एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, और जब सिस्टम काम करता है दैट इज स्पॉन्टेनियस वर्क, तो उसमें सिस्टम की गिव्स एनर्जी क्या होती है बच्चों, घटती है। क्लियर, नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ट्राई करो, चलो फटाफट जल्दी से आ जाओ, आपके स्क्रीन पर ये सवाल है, 4 डालो सबके सब, पहलवानों कम ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रिगार्ड टू रिवर्सिबल। अभी जो बातें किया था मैंने रिवर्सिबल को लेके, इनमें से कौन सी बात सही है, कम ऑन, 5 ऑप्शंस हैं, टेक 45 सेकेंड्स, 45 सेकेंड आपके पास है, कम ऑन एवरीवन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मीन्स ऑप्शंस में बी मोर देन वन करेक्ट इन रिगार्ड टू रिवर्सिबल। रिवर्सिबल को लेकर के इसमें से कौन कौन सी बात सही है, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत अच्छे आयुष, कनिष्का, अशरफ, 5 सेकेंड्स मोर, आयुष बहुत अच्छे, 3 2 1 टाइम ओवर, क्या चल रहा है भाई, आशीष वेरी नाइस, भारत का तो नाम मैं जब भी पढ़ता हूँ ना तो बहुत मतलब अंदर से ग्रेविटी आती है, बहुत बड़ा नाम भाई इसका। तो पहला ये करेक्ट है ना बच्चों, बिल्कुल, हमको क्या बताना है उसको हम लोग गोला मार लेते हैं, हम लोग ढूंढते करेक्ट ही है, एक बार गोला मार लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। कह रहे हैं इन थर्मोडाइनमिक सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल में थर्मोडाइनमिक्स में मैंने बताया आपको कि सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में होंगे, केमिकल रिएक्शंस में वो हमेशा इक्विलिब्रियम में कोई जरूरी नहीं है। इन केमिकल रिएक्शन द रिएक्शन कैन प्रोसीड इन ईदर डायरेक्शन, दैट्स गुड। अच्छा, डेल्टा जी सिस्टम का 0 होगा, बिल्कुल सही, डेल्टा एस टोटल 0 होगा, बिल्कुल सही, डेल्टा एस सिस्टम का 0 होगा, कोई जरूरी नहीं है। इक्विलिब्रियम पर थर्मोडायनेमिक्स में लोग क्या पढ़े बच्चों, कोई सिस्टम अगर रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम पे होगा, और रिवर्सिबल कब होता है, जब डेल्टा एस टोटल 0 हो, टोटल मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम का 0 हो ये कोई जरूरी नहीं है, इट माइट बी कि सिस्टम सराउंडिंग दोनों का 0 हो, बट ये दोनों का 0 हमेशा हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन डेल्टा एस टोटल जरूर 0 होगा अगर वो रिवर्सिबल है तो, अगर वो इक्विलिब्रियम पर है तो,
राइट, बात समझ आई क्या? तो इसलिए आंसर होगा इसका ए बी सी एंड डी। थर्मोडायनेमिक्स में अगर रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम पर होगा, केमिकल रिएक्शन में रिवर्सिबल है मतलब दोनों डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है, और अगर रिवर्सिबल है तो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम, इसीलिए हम लोग डेल्टा जी को बेहतर समझते हैं बिकॉज ये सिर्फ सिस्टम पे वर्क करता है, इज इक्वल टू जीरो होगा, डेल्टा एस टोटल जीरो होगा। कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो होगा। इट्स नॉट अबाउट द डेल्टा एस ऑफ सिस्टम बट डेल्टा एस टोटल। ओके गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो डेल्टा जी की वैल्यू जो है बच्चों, डेल्टा जी की वैल्यू हमको क्या बताता है? प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं, और हमको ये बताता है कितना यूजफुल वर्क किया, मैग्नीट्यूड ऑफ यूजफुल वर्क डॉट डॉट डॉट। एक चीज और बताता है, क्या बताओगे? ये डॉट 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 आप लोगों के लिए छोड़ा है मैंने। तो डेल्टा जी की वैल्यू हमको बता रहा है पहली बात कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, दूसरा ये बता रहा है कि कितना यूजफुल वर्क, नॉन पीवी यूजफुल वर्क कितना करने वाला है, तीसरा सोचो 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 सोचो, यस, तीसरा बताता है इट्स अबाउट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम के विषय में हमको बताता है कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है या नहीं, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। यस बच्चों, चलिए अब मैं आपको बताऊं, अगर कोई रिएक्शन एक थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप है जिसको हम लोग डायरेक्ट यूज करना है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा जी एट एनी टाइम ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड ऑफ द रिएक्शन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे, प्लस आर टी एल एन क्यू। बहुत ध्यान समझना बच्चों, बहुत ध्यान सीखना आपको। अगर कोई रिएक्शन है एक्स ए प्लस वाई बी, ये जेड सी, दिस इज द रिएक्शन। मैंने कहा ना इसके, इस रिएक्शन के टेम्परेचर क्या मतलब है, रिएक्शन किस कंडीशन में, स्टेटस ऑफ रिएक्शन या स्टेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हम लोग करते हैं क्यू से मेजर करते हैं। क्यू मतलब रिएक्शन कोशिएंट, कहते हैं दिस इज इक्वल टू सी की पावर में जेड बाई ए की पावर में एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ध्यान समझो बच्चों, ये जो है किसी भी टाइम पे निकाल रहे हैं, एट एनी टाइम टी। अगर इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ गई तो हम बोलते हैं रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। मुझे भरोसा है कि आप लोग इक्विलिब्रियम का लेक्चर देख लिए होंगे, राइट। ये रिएक्शन कोशिएंट है, ये किसी भी टाइम पे इसकी वैल्यू निकल, इसका इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हमेशा नहीं होती है, ये तभी होगी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा। तो रिएक्शन कोशिएंट इज इक्वल टू दिस वन एट एनी टाइम टी, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। ध्यान रखो, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, नॉट जी नॉट, ये दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू calculated at standard condition. We have discussed what we mean by standard condition. Okay? ये जीरो हो जाएगा, हमको पता है इक्विलिब्रियम पर जब रिएक्शन होगा तो उसे Q की वैल्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है फॉर दिस रिएक्शन। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा तो समय के साथ में उसे किसी भी कंपोनेंट में कोई कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा। There will no change in concentration of any component of the reaction at equilibrium. This is what we mean by chemical equilibrium in chemical reactions. लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में मामला थोड़ा अलग है, ठीक है। चलिए तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन जीरो होगा, डेल्टा जी नॉट के विषय में बातें नहीं कर रहा, ये तो एक स्टैंडर्ड फिक्स वैल्यू है। अगर हम रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही कर रहे हैं तो वो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, वो अपने आप जीरो हो जाएगा। यस, चलिए बहुत अच्छे। तो बच्चों थोड़ा हम लोग यूज किया जाए इन सब बातों का। चलो, अगर हमारा रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है, इफ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, इफ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ये कितना हो गया जीरो, एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना बच्चों, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस आर टी। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आया क्या, तो Q की जगह क्या रखोगे आप, K इक्विलिब्रियम। ओके, Q की जगह आप रखोगे K इक्विलिब्रियम। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा डेल्टा
स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। एंड जानते हो ना इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, पता है ना बच्चों। ग्रेट। तो अगर हमको सवाल में या अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली डेल्टा एच और डेल्टा एस नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, टेम्परेचर पता है क्या निकल जाएगा ये, और ये निकल क्या निकल जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमको पता है ना। हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। जरा गौर से सुनो इसको और समझो बच्चों। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो इसके डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। वो जीरो कर दिया और ये पूरा एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है आपको। हमने एक्सपेरिमेंटली वी हैव कैलकुलेटेड डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट एज वेल एज टेम्परेचर। So from there we will calculate the value of this and from there we can calculate the value of K equilibrium. वाओ, इसका उल्टा भी है। अगर हमको K equilibrium की वैल्यू पता चल गया कैसे, एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, तो फिर यहाँ से हम लोग डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये बड़ा मैथमेटिकली यूज किया जाता है एंड ये सब पूरा यहाँ से निकल गया है। डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। यस, तो ये गिव्स फ्री एनर्जी बड़ा काम का चीज है भाई। ये स्पॉन्टेनिटी बता रहा है, वर्क कितना कोई कर सकता है, वो नॉन पी वर्क को बता रहा है और इक्विलिब्रियम के विषय में बता रहा है। वाह वंडरफुल यार। चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सवाल हैं। मैं ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। थोड़ा टाइम लो, 45 सेकंड्स का ट्राई करो और अगर आप इसको एक्सप्रेशन लिख के बोलना कि डन हो गया है ना। घर पे आप लोग एनसीईआरटी में सवाल दिया है तो कंप्लीट ट्राई कर लेना। तो आप 60 सेकंड्स टाइम लो। चलो एक्सप्रेशन पे सिर्फ काम करना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन के लिए हमको दिया हुआ है केपी। बताना है कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी। जस्ट राइट एक्सप्रेशन एंड से हियर चैट हियर दैट यू हैव डन इट। कम ऑन, जस्ट डू इट। सब लोग बताओ, मुझे रिस्पॉन्स करो फटाफट कि सबने एक्सप्रेशन लिख लिया है, मामला क्लियर है। जल्दी जल्दी बच्चों। गुड आयुष। 4 3 2 1 एंड टाइम ओवर। ट्राई तो कर लिया होगा। हाँ, यहाँ पे क्या है बच्चों, हमको क्या दिया है, डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है। कैसे डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल टू -2.303 आर की वैल्यू 8.314। टेम्परेचर इज हाउ मच, 298 केल्विन, 298 लॉग के इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या दिया हमको, इफ द केपी फॉर द रिएक्शन इज 2.47 इंटू 10 की पावर -29। तो रखेंगे आ जाएगा, है ना। क्यों भाई बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको निकालें 2.33 RT लॉग के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम वैल्यू दिया, रखती आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तुम लोग आंसर निकालने लग गए थे, क्या बात है। ध्यान रखो, जब 8.314 लोगे तो आंसर जूल में आएगा, आर की वैल्यू 2 लोगे तो आंसर कैलोरी में आएगा। ठीक है, तो जो जैसा निकालना उसके अकॉर्डिंग आप लोग यूज करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ये भी सवाल बिल्कुल वैसे है। यहाँ पर हमको, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ हमें डेल्टा जी की वैल्यू दिया है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है ना। मुझे भरोसा आप लोग कर लोगे, घर पे इसको आराम से ट्राई कर लेना। सिर्फ कैलकुलेशन, इसलिए इसमें डिस्कस करने की कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा इक्विलिब्रियम का यूज करना है। आप लोग इक्विलिब्रियम, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ो, नहीं पढ़ो तो, और उसको पढ़ के और थर्मो का यूज करोगे बन जाएगा। ये रिएक्शन थर्मो और इक्विलिब्रियम का 60 गांठ है, यू नो। हाँ, दोनों मिला क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का तरीका दिया है कि हाउ विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी एंड फ्रॉम देयर विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट।
क्या पूछा है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड, वही डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है, ठीक है ना, कर लेंगे हम लोग, घर पे ट्राई कर लेना आप लोग। तो यहाँ मैंने बताया कि अगर आपने एक्सपेरिमेंटली डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच नॉट निकाल लिया तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेते हो, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया तो डेल्टा जी नॉट निकाल लेते हो, और बड़ा हेल्प करता है रिएक्शन को समझने में ये। अब 2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, मजेदार सवाल। फॉर द प्रोसेस द करेक्ट चॉइस इज, ये जेई मेन में सवाल इस बार पूछा गया था लास्ट टाइम। बताना आपको इस प्रोसेस के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कौन कौन सी बातें सेटिस्फाई कर रही है। कम ऑन, टाइम मैं शुरू करता हूँ। 45 सेकेंड्स लेना आपको और आंसर करना है। सोचो कितना आसान सवाल एग्जाम से पूछे जाते हैं। 45 सेकेंड्स, कम ऑन एवरीवन। लिक्विड और गैस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं, ये प्रोसेस हो रहा है, बताना है आपको करेक्ट चॉइस क्या होगा इसमें। जल्दी जल्दी बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हो आप लोग। 3, 2, 1 एंड टाइम ओवर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है ना, इस टेम्परेचर पर लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में होते हैं, और इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू 0। ये मतलब हुआ इसका। और ये 0 कब होगा? जब एक प्लस हो एक माइनस हो। हमको पता है, देखो लिक्विड से गैस बन रहा है तो सिस्टम की एंट्रोपी तो बढ़ रही है, ये सबको पता है, ग्रेटर देन 0, तो सराउंडिंग की डेफिनेटली लेस देन 0 होगा। बोलो 100 डिग्री, अगर ये रिएक्शन 100 से ज़्यादा हो जाता तो वो स्पॉन्टेनियस होता, तो डेल्टा एस टोटल भी ग्रेटर देन 0। यहाँ ये 100 पे है, मीन्स डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू 0। तो लिक्विड से गैस बना, एंट्रोपी तो बढ़ रहा है भाई, तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है, तो सराउंडिंग डेफिनेटली घट रही होगी, है ना। तो डेल्टा एस सिस्टम का ज़्यादा, सराउंडिंग कम, आंसर विल बी बी। समझ गए आप? मज़ा आ रहा है कि नहीं? सवाल जितना बनाओगे उतना धारदार बनोगे। तुम्हारे पास बहुत सारे हथियार हैं, चलाना नहीं जानते, बेकार की बात। तुमने बहुत कुछ सीख रखा है, तुम यूज नहीं कर पाओगे जब तक सवाल नहीं ट्राई करोगे। तो घर पे खूब सवाल बनाओ। मैं शुरू से बोल रहा हूँ आप लोगों को, सवाल ही अल्टीमेटली कन्वर्जन देगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, मैं एक सवाल और कराता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं, आप इसको बाद में पॉज कर करके क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं। आखिरी सवाल मैं करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन। 2 ब्लॉक्स ऑफ द सेम मेटल हैविंग द सेम मास, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो 2 ब्लॉक्स हैं ऑफ द सेम मेटल, एक ही मेटल के, हैविंग सेम मास भी सेम है, एंड एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड अलाउड टू अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये सारे शब्दों का मतलब मैं आपको बताया हूँ। एट कांस्टेंट प्रेशर द चेंज इन एंट्रोपी फॉर दिस प्रोसेस इज। आखिरी सवाल आज के लिए बच्चों, चेंज इन एंट्रोपी प्रोसेस के लिए कितना होगा? 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों का सेम मास है, सेम मेटल के हैं, एक का टेम्परेचर T1 है, एक का T2 है, दोनों को लाया गया, मास भी सेम है और मेटल भी सेम है, तो दोनों को लाओगे टेम्परेचर बीच में तो नहीं आ जाएगा यार, T1 + T2/2। थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर क्या होता है? सेम। 2 ब्लॉक हैं, दोनों का मास सेम है, दोनों सेम मेटल के बने हैं, मतलब उनकी हीट कैपेसिटी भी सेम है, तो लाओगे तो टेम्परेचर बीच में तो नहीं आ जाएगा। पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। और अगर एट अ कांस्टेंट प्रेशर पूछा जा रहा है तो ds इज इक्वल टू dq/t, मतलब dh/t, मतलब c हीट कैपेसिटी, c dt/t। पता नहीं यार, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड ट्राई। मैं हिंट दे रहा था क्या? नहीं,
मैं ऐसा क्यों करूँगा यार। कम ऑन, टेक 120 सेकेंड्स। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, लास्ट कंटेंट थर्मोडायनेमिक्स का है। कम ऑन बच्चों, 4 डालो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत आसान सवाल है ये। दो ब्लॉक्स हैं, दोनों सेम मेटल के हैं, दोनों का मास सेम है। एक T1 T2 पे कांटेक्ट में लाओगे टेम्परेचर तो दोनों के बीच में आ जाएगा, नहीं क्या पता नहीं यार। T1 + T2/2 होना चाहिए, है ना। और कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एस निकालना है। ds विल बी इक्वल टू Cp dt/T। दोनों के लिए अलग इंटीग्रेट करके जोड़ दें क्या यार, टोटल निकालना है क्या। द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द प्रोसेस इज, ये 2 मल्टीप्लाई है ना, ये 2Cp नहीं है ना ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला नहीं है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक। लास्ट 40 सेकेंड्स, कम ऑन। बच्चों लास्ट 5 सेकेंड्स, चलो बढ़िया कोशिश किया आप लोगों ने, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कमाल। इनफैक्ट मुझे कॉन्फिडेंस आ गया यार कि आप लोग थर्मो अच्छा सीख गए हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं बच्चों, जगह नहीं होता, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ। टेम्परेचर क्या आएगा, दोनों का मास सेम है और टेम्परेचर T1 T2 है, दोनों सेम मेटल के हैं, तो फाइनल टेम्परेचर विल बी T1 + T2/2 and we know that ds is equal to Cp dt/T। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, एक का टेम्परेचर शुरू में कितना था, T1 से T हो जाएगा यहाँ, और दूसरे क्या होगा Cp dt/T, उसे क्या होगा, उसका T2 से T हो जाएगा, है ना। एक T1 से T होगा तो T2 T होगा, दोनों को हम लोग कर लेते हैं तो मामला समझ में आ जाएगा। कर लो ये क्या बच्चों, ये Cp ln है ना, ln T/T1, और T कितना है, T is this one, T is this one, T1 + T2/2, T is this one, T1 T2 रखोगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। विल यू डू इट, कम ऑन, है ना। यहाँ T रखो, ये हो जाएगा Cp ln है ना T/T1, तो T कितना होगा, T1 + T2/T, ठीक है, मुझे भरोसा आप लोग कर लोगे। और ये सवाल जब परीक्षा में पूछा गया तो लोगों को डराया होगा बहुत ज़्यादा, बट मुझे लगता है अगर आपके पास कॉन्फिडेंस हो, और कॉन्फिडेंस हवा में नहीं मिलता। कोई पूछे सर कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है या प्रैक्टिस से, मैं बोलूँगा प्रैक्टिस से आता है। वैसे दोनों की ज़रूरत है, प्रैक्टिस तभी करोगे जब नॉलेज होगा, लेकिन प्रैक्टिस अगर सवाल बनाया जाए ना तो जो हम लोग थियरी वगैरह पार्ट होता है वो अपने आप धीरे धीरे आपको थोड़ा कम भी पढ़े होगे, ज़्यादा अच्छा आइडिया होना शुरू हो जाएगा। मैं नॉलेज और प्रैक्टिस बात इसलिए कर रहा हूँ, कई बार बच्चे थ्योरी खूब पढ़ते हैं, खूब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कई बच्चे कहते हैं मैं 6 बार पढ़ चुका हूँ, तो वो सुपर डुपर गधा है, उसको इतनी बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 1 बार पढ़ो फिर सवाल ट्राई करो, जो फंस जाए उसकी थ्योरी देखो, राइट। तो थ्योरी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन करता है, क्वेश्चंस। प्रैक्टिस को मैं ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, इसलिए मैंने बोला। मुझे उम्मीद है आप लोग बात समझ गए होंगे, और हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे सीखा। अगली क्लास से मैं आपको थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करूँगा, जो 5 to 6 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और सवाल बनाते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।